Hello, am I audible to everyone? Good evening to all of you. तो एलपीपी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और एलपीपी में एक तो जो डेफिनेशन बेस पे थे, एक तो वो हम लोग ने डिस्कस किया था और दूसरा ग्राफिकल मेथड पे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के जो भी क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए वो सिर्फ ग्राफिकल मेथड से ही आते हैं, बाकी सब थ्योरी पार्ट आता है। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो तो एक तो डुअल के जितने भी थ्योरी पार्ट के क्वेश्चन है और डुअल में जब किसी प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कोएफिशिएंट क्या होंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। बाकी डुअल मेथड का यूज करके सॉल्व करने के लिए कभी नहीं आएगा। और उसके बाद एक तो देखेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको सिंपल NLPP या फिर इसमें भी सिर्फ क्वाड्रेटिक ही हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको सिंपल क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये अपने को डिस्कस करना है। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी सिर्फ लैग्रेंजेस फॉर्म, सॉल्व करने वाला मेथड नहीं देखेंगे, सिर्फ लैग्रेंजेस फॉर्म होता है वो देखेंगे और उसके मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या होती है, बस उसी पे दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक तो डुअल के जितने भी थ्योरी पार्ट के क्वेश्चन है और जितने भी जो कन्वर्ट करते हैं हम लोग डुअल को प्राइमल में या प्राइमल को डुअल में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि किसी भी एलपीपी प्रॉब्लम के पास इसके सॉल्यूशन की तीन कंडीशन होती है, या तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, या तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे जिसको मल्टीपल सॉल्यूशन ही बोलते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन आएगा। अब ये नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब जो मेरा कंस्टेंट जो सेटिस्फाई करते हैं कॉमन कंडीशन को, अगर वो मेरा फिजिबल रीजन आ रहा है, मतलब कंस्टेंट के पास कुछ कॉमन रीजन आ रहा है तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। अगर मान लो कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इनफिजिबल। उस केस में नो सॉल्यूशन आता है। मान लो ये मेरे पास एक दे रहा है जो लेस देन का और एक दे रहा है ऐसा कुछ ग्रेटर देन का, तो ये दोनों जो कंस्टेंट है इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, तो ये सारे रीजन कैसे हो जाएंगे? इनफिजिबल रीजन। तो उस केस में हमेशा क्या आता है? इनफिजिबल या फिर नो सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब फिजिबल रीजन के अंदर जो कॉर्नर पॉइंट आते हैं, कॉर्नर पॉइंट हम लोग चेक करते हैं कि जो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि जितने भी कॉर्नर पॉइंट है इसमें सारे सॉल्यूशन ही रहते हैं, ये पूरा मेरा फिजिबल रीजन जो रहेगा ये सब सॉल्यूशन है। बट इसमें से अपने को क्या निकालना रहता है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? जो हमारे पास वेरिएबल्स है उसमें हम लोग कुछ नए वेरिएबल्स, मान लो स्टार्टिंग में x1 से लेके सॉल्व अप टू xn तक, ये मेरे पास n डिसीजन वेरिएबल्स थे। बाद में मैंने कुछ इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड कर लिया, s1 s2 sn, जितने नंबर ऑफ इक्वेशन थे उतने मैंने स्लैक वेरिएबल ऐड कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं? स्टार्टिंग के n वेरिएबल को 0 पुट करते हैं और इसको नाम देते हैं कि ये मेरे पास बेसिक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये बेसिक वेरिएबल रहता है और इसका यूज करके हम लोग जो सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब ये जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ना, ये हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट पे ही आता है। और एक हम लोग ने क्या देखा था कि ये जो बेसिक फिजिबल, जो फिजिबल सॉल्यूशन का जो रीजन बनता है वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट बनेगा और जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आते हैं हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट में आते हैं। और जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये इन बेसिक सॉल्यूशन का ही कोई एक पॉइंट रहेगा जो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा। अगर एक सिंगल पॉइंट पे आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी दो पॉइंट पे आ गया तो उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन रहेंगे उनके हर पॉइंट पे मेरे पास सॉल्यूशन आएगा। तो कभी कभी हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम लोग एलपीपी को सॉल्व कर सकें, तो हम लोग क्या करते हैं? सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड में भी, उसमें भी बिग मेथड आ जाता है, टू फेस मेथड आ जाता है। अगर उसके बाद भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है
तो हम लोग डुअल मेथड का यूज करते हैं। अब डुअल मेथड क्या है, जैसे अगर मेरे पास काम करो इसको, सबको विजिबल है ये? हेलो, देखो, तो डुअल प्रॉब्लम व्हेन प्राइमल इज इन कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म मतलब जितने भी इनइक्वालिटी है ना वो सब लेस देन होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक लेस देन होगा एक ग्रेटर देन होगा। तो अगर कोई मेरा जनरल लीनियर कैनोनिकल फॉर्म है, जैसे मैक्सिमाइजेशन का हम लोग ले रहे हैं, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें कितने डिसीजन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एन वेरिएबल, और ये उसका कोएफिशिएंट है। अब ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, ये मेरे पास कंस्टेंट है, जिसमें कितने नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे, टोटल m नंबर ऑफ इक्वेशन है, और ये हर एक का कोएफिशिएंट, तो ये अपने पास कंस्टेंट आ गए। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमल। और ये कैनोनिकल फॉर्म में कैसे पता चल रहा है, जितने भी इनइक्वालिटी है ये सारे लेस देन के होने चाहिए। अगर मान लो किसी एग्जांपल में ये ग्रेटर देन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसका इनइक्वालिटी चेंज करते हैं ताकि वो कैनोनिकल फॉर्म में आ जाए। अब ये मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है डुअल में, इसको बोलते हैं प्राइमल, इसको कन्वर्ट करेंगे डुअल में। तो अब उसमें कुछ नया वेरिएबल यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे कितने डिसीजन वेरिएबल थे, एन वेरिएबल। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा, बट उसमें एन वेरिएबल नहीं रहेंगे, उसमें जो डिसीजन वेरिएबल रहेंगे ना, ये जितने नंबर ऑफ कंस्टेंट है उतने उसके पास डिसीजन वेरिएबल हो जाते हैं। तो कितने कंस्टेंट है यहाँ पे m, तो उसके पास कितने वेरिएबल हो जाएंगे, डिसीजन वेरिएबल m, और उनके जो कोएफिशिएंट रहेंगे ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो क्या आ जाएंगे मेरे पास, b1 b2 सॉल्व अप टू bm। मतलब अब मैं एक नया प्रॉब्लम, डुअल प्रॉब्लम बना रहा हूं, जिसके अंदर डिसीजन वेरिएबल कितने आ जाएंगे, m। तो जितने वहां पे नंबर ऑफ कंस्टेंट थे उतने नंबर ऑफ यहाँ पे क्या आ गए, डिसीजन वेरिएबल आ गए, और इनके जो कोएफिशिएंट रहेंगे वो ये b1 से लेके bm तक आ जाएगा, क्योंकि m वेरिएबल है तो ये पूरे इसके कोएफिशिएंट आ जाएंगे b1 से लेके bm तक। अब अगर मैं प्राइमल के अंदर मैक्सिमाइजेशन कर रहा हूं तो डुअल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है मिनिमाइजेशन। ऐसे अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो जब उसको डुअल करेंगे तो वो मैक्सिमाइज में हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे जेड कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने एक नया सिंबल यूज किया है डब्ल्यू। तो ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए जो हमारे पास कंस्टेंट में ये जो नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट है b1 से लेके bm तक, ये मेरा क्या बन जाता है, डिसीजन वेरिएबल का कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ये कंस्टेंट को किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो क्या करना है, अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, a11 a12 सॉल्व अप टू a1m है, ऐसे ये a21 a22 सॉल्व अप टू a2n। तो ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ना, इसका जस्ट ट्रांसपोज ले लो। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, ये जो रो में दिख रहा है ना वो कॉलम में आ जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। तो a11 a12 सॉल्व अप टू a1m, जो ये फर्स्ट रो में था अब ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। तो a11 a12 सॉल्व अप टू a1n तक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जितने नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स है ना, अब उतने नंबर ऑफ यहाँ पे इक्वेशन हो जाएंगे। और इक्वेशन में क्या यूज करते हैं, जो वहां पे डिसीजन वेरिएबल के कोएफिशिएंट थे ना, यहाँ पे ये कंस्टेंट में आ जाएगा c1 से लेके cn तक। यहाँ पे ये जो c1 से लेके cn तक है ये सब यहाँ पे आ जाएगा c1 से लेके cn तक। वहां पे इनइक्वालिटी लेस देन टाइप था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन टाइप। और बाकी जो कोएफिशिएंट है इनको क्या करना है, ट्रांसपोज में लिखना है। जो वहां का फर्स्ट कॉलम का कोएफिशिएंट था यहाँ पे, सॉरी वहां के जो फर्स्ट रो का कोएफिशिएंट था यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, ऐसे सेकेंड यहाँ पे सेकेंड कॉलम, वहां का थर्ड रो थर्ड कॉलम। वहां पे कितने रो थे, नंबर ऑफ रो m थे, तो यहाँ पे m कॉलम में वो आ जाएगा। तो ये क्लियर है सबको, इसको बोलते हैं हम लोग डुअल प्रॉब्लम। किसी प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करें तो पहली चीज तो क्या याद रखनी है कि अगर यहाँ पे
मैक्सिमाइजेशन का है तो डुअल में क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन। अगर यहाँ पे मिनिमाइजेशन है तो डुअल में क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे जितने डिसीजन वेरिएबल है डुअल में उतने नंबर ऑफ कंस्टेंट होंगे, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कंस्टेंट है डुअल में उतने नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल होंगे। बाकी जो कंस्टेंट के कोएफिशिएंट है उनको कैसे चेंज करना है, जस्ट उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट है वो डुअल के अंदर, वो मैट्रिक्स के अंदर पहला कॉलम हो जाएगा, यहाँ का सेकेंड रो वहाँ का सेकेंड कॉलम, ऐसे यहाँ का m रो वहाँ का m कॉलम आ जाएगा। तो ये सब क्लियर है सबको, तो इसको बोलते हैं डुअल प्रॉब्लम। बाकी इसको कभी सॉल्व करने के लिए सेट में नहीं पूछा है, मतलब इसका यूज करके कभी सॉल्व करना ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं है। सॉल्व करने के लिए जो आएगा सिर्फ एक तो ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करने के लिए आता है, बहुत पहले आता था 2006 370 के पहले, वो भी इसका नहीं, सॉल्व करने के लिए एक आता था नॉन लीनियर वाला, बट अब वो नहीं पूछता। लीनियर में भी अब खाली लैग्रेंजेस फॉर्म ही पूछ रहा है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डुअल पे दो क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं, कभी कभी एक पूछते हैं, नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन एक तो चेंज करना इस पे आएगा और बाकी एक क्वेश्चन ये थ्योरी पे आता है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, द डुअल ऑफ द डुअल। जैसे हम लोग देखते हैं ना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, अगर उसका फिर से ट्रांसपोज ले लो तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर मैं एक बार डुअल लेके फिर से उसका डुअल ले लूं तो क्या आ जाता है, प्राइमल आ जाएगा, फिर से वही चले जाता है। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन w फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द डुअल। ये क्या कह रहा है कि प्राइमल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वैल्यूज होंगे फिजिबल सॉल्यूशन पे, वो हमेशा लेस देन होगा किससे, अगर मैं वही चीज डुअल में निकालता हूं। ये क्लियर है सबको? प्राइमल के अंदर फिजिबल सॉल्यूशन पे जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन आएगी किससे, डुअल के अंदर जो फिजिबल सॉल्यूशन पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर द प्राइमल और द डुअल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन टू द अदर प्रॉब्लम इज इनफिजिबल। मान लो अगर प्राइमल को मैंने सॉल्व किया और उसका सॉल्यूशन अगर अनबाउंडेड आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो उसका डुअल निकालेंगे उसके पास क्या होगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा। मान लो मैंने प्राइमल को कन्वर्ट किया डुअल में और उसका सॉल्यूशन निकाला, अगर वो अनबाउंडेड आ रहा है तो इसका मतलब प्राइमल क्या हो जाएगा, इनफिजिबल आ जाएगा। क्लियर है ये स्टेटमेंट? अगर किसी प्राइमल या डुअल में से किसी एक के पास अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ रहा है तो सेकेंड वाले क्या हो जाएगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है? अगर प्राइमल के पास अनबाउंडेड है तो इसका मतलब डुअल इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा, अगर डुअल अनबाउंडेड है तो प्राइमल के पास इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा। और ये फोर्थ, मेन डुअलिटी थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डुअलिटी, ये कहता है कि अगर दोनों के पास, मतलब किसी एक के पास भी अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो डुअल के पास भी होगा और दोनों इक्वल आते हैं। इसीलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं ना कि पहले प्राइमल को कन्वर्ट करो डुअल में और उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन और जो डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम आता है। इफ बोथ द प्राइमल एंड द डुअल प्रॉब्लम हैव अ फिजिबल सॉल्यूशन देन बोथ हैव अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड उसका जो मैक्सिमम होगा वो मिनिमम w के इक्वल होगा। ठीक है? अगर प्राइमल और डुअल के पास फिजिबल सॉल्यूशन है तो दोनों का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आता है, इक्वल आता है। क्लियर है सबको ये? मतलब पहले के मैक्सिमाइजेशन का और दूसरे की मिनिमाइजेशन की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अब ध्यान दो, ये दोनों में डिफरेंस है, सेकेंड स्टेटमेंट में और फोर्थ स्टेटमेंट में डिफरेंस है। ये क्या कह रहा था कि जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन पे ना उसकी बात कर रहा था, ये मतलब कुछ इस टाइप का होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो ये कोई रीजन है मेरा फिजिबल रीजन और ये मेरे पास बाउंड्री है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो फिक्स है, यहीं कहीं बाउंड्री पे आएगा। ये मान लो मेरा प्राइमल है। अब मैं अगर ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको डुअल में करूंगा तो ये कहाँ चले जाएगा, कुछ ग्रेटर देन टाइप क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मान लो मिनिमाइजेशन का,
तो यहाँ समझो, जो प्राइमल के अंदर जो मैक्सिमल का सॉल्यूशन है, कि कितना भी ज्यादा आ जाए कभी इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो पहला स्टेटमेंट ये था। और सेकंड क्या कह रहा है कि अगर इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन और इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होंगे अगर एग्जिस्ट हो रहे हैं तो वो दोनों का इक्वल आएगा, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो इसी बाउंड्री पे आएगा ना। इसका भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही कहीं आएगा, इसका भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहीं आएगा, लेकिन बाकी जो फिजिबल रीजन के सॉल्यूशन है ये लेस देन इक्वल होंगे डुअल के फिजिबल सॉल्यूशन पे। क्लियर है सबको ये? लेकिन अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा तो वो दोनों का इक्वल आता है। देखो ये 2020 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। सेकेंड क्या कह रहा है? एवरी सॉल्यूशन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, अभी देख के आए हम लोग कि किसी डुअल का डुअल निकालेंगे तो वो हमेशा प्राइमल आता है। सेकेंड क्या कह रहा है? एवरी सॉल्यूशन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम, एलपी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ये तो नहीं होगा, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सारे फिजिबल सॉल्यूशन या सारे सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होते। क्लियर है सबको ये? क्योंकि सॉल्यूशन का पहले तो सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या था कि ऐसा वेरिएबल जो सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद फिजिबल क्या था कि सारे कंस्टेंट प्लस एंड, मतलब किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? जितने भी नॉन निगेटिविटी कंडीशन है। और उसके बाद बेसिक क्या होता है कि जो हम लोग उसमें नए कुछ स्लैक वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और स्टार्टिंग के जो एन वेरिएबल है उसको जीरो पुट करेंगे और बचे हुए बेसिक वेरिएबल के लिए जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसको बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, सिर्फ पहला स्टेटमेंट। तो ओनली 1 is true। क्लियर है सबको ये? अब ये देखो, ये फेमस क्वेश्चन है उनका, बहुत बार ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 4x1 plus 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट -x1 -x2 is less than -3, -x1 plus x2 is greater than -2 and x1 x2 is ये नॉन निगेटिविटी कंडीशन। अब उसका डुअल प्रॉब्लम भी गिवन है, तो अपने को प्राइमल भी गिवन होगा और डुअल प्रॉब्लम भी गिवन होगा, दोनों गिवन होगी। अपने को जस्ट ये कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है वो निकालना। तो क्या पूछा है? वेयर द वैल्यू ऑफ ए बी पी क्यू, मतलब ये जो ए है, बी है, पी और क्यू, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अपने को क्या गिवन है, यहां पे मैं लिखता हूं पहले प्राइमल और उसके बाद लिखता हूं उसका डुअल। तो प्राइमल में अपने पास क्या गिवन है कि मुझे मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z को 4x1 plus 2x2 और ये सब्जेक्ट टू कंडीशन -x1 -x2 इज लेस देन -3 और सेकेंड आ रहा है -x1 plus x2 इज ग्रेटर देन -2 और x1 x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या डायरेक्ट हम लोग इसको चेंज करेंगे? क्या डायरेक्ट इसको चेंज करेंगे डुअल प्रॉब्लम में, या फिर इसमें कुछ कन्वर्ट करना है इसको? और हम्म क्यों? क्योंकि ये पहले अपने ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। देखो पहला वाला तो अपने कैनोनिकल फॉर्म में, सेकंड नहीं है, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म क्या था कि मैक्सिमाइजेशन के अंदर जितने भी कंस्टेंट है वो सब लेस देन टाइप के होने चाहिए। तो मैं ये फर्स्ट तो चलेगा मेरा, ये इक्वेशन 1 ही रखता हूँ। इक्वेशन 2 किसको करूंगा? यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास -x1 plus x2 इज लेस देन -2 का +2 और ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा।
तो सेकंड को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसकी इनइक्वालिटी चेंज कर दी। तो सेकंड इनइक्वालिटी क्या आ रहा है अपने पास, x1 माइनस x2 इज लेस देन 2। ये क्लियर है सबको। अब ये अपने कैनोनिकल फॉर्म में है, वेयर x1 x2 इज पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं इसको कैनोनिकल फॉर्म को डुअल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पहले तो मैक्सिमाइजेशन वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमाइजेशन में। एक नया वेरिएबल क्या यूज किया यहाँ पे, w। अब इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल यूज होंगे, जितने नंबर ऑफ कंस्टेंट है। तो कंस्टेंट कितने हैं, 2। तो कितने वेरिएबल यूज होंगे, y1 y2। और इसके कोएफिशिएंट क्या लेने हैं, b1 और b2। तो b1 क्या है अपने पास -3 और b2 क्या है अपने पास +2। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब इसका क्या निकालना है, कंस्टेंट निकालना। तो कंस्टेंट के केस में क्या होंगे, ये जो अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आएगा, -1 और ये आ जाएगा 1 -1। अब इसको क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम में, और इसको लिखना है सेकेंड कॉलम में, या फिर इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिखना है। तो ये आ जाएगा -y1 और ये आ जाएगा +y2। और यहाँ पे जो लेस देन का इनइक्वालिटी था ये चेंज होके ग्रेटर देन में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे उतने नंबर ऑफ कंस्टेंट होंगे जितने नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल थे। तो ये पहला क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। अब सेकेंड रो में क्या लिखना है, सेकेंड कॉलम। तो ये आ जाएगा -y1 -y2 इज ग्रेटर देन 2। क्लियर है सबको ये। तो ये मेरे पास आ गया डुअल प्रॉब्लम। अब इसको कंपेयर करना। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि w इज इक्वल टू a y1 प्लस b y2 माइनस p y1 प्लस q y2 इज ग्रेटर देन 4 माइनस y1 माइनस y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वेयर y1 y2 इज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। अब जस्ट इसको कंपेयर करना है। तो यहां से अपने को a b P और Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो A की वैल्यू क्या मिल रही है कंपेयर करने पे, B +2 और अपने पास P मिल रहा है 1 और Q मिलेगा 1। क्लियर है सबको है। तो A इज इक्वल टू -3, B इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1। ये 1 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी, सॉरी माइनस यहाँ पे। तो कंपेयर करेंगे तो P के प्लेस पे क्या आएगा, सिर्फ 1, और यहाँ पे भी Q के प्लेस पे सिर्फ क्या आएगा 1। क्लियर है सबको ये। तो A इज इक्वल टू -3, B इज इक्वल टू 2 और PQ की वैल्यू 1 1। तो ये इस तरीके से अपने को किसी प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करना। A इज इक्वल टू -3, B इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 1 और Q इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन। अब ये 2019 में देखो, एक थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन आया। 2019 में भी एक थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन था और एक कन्वर्ट करने वाला। अब इसमें भी देखो, लेट द प्राइमल मैक्सिमाइजेशन LPP हैज अ m कंस्टेंट एंड n नॉन नेगेटिव वेरिएबल। मतलब एक प्राइमल मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है जिसके पास m कंस्टेंट है और n नॉन नेगेटिव मतलब डिसीजन वेरिएबल्स है। द कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट इट। द डुअल हैव अ n कंस्टेंट एंड m नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। प्राइमल के पास मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो मिनिमाइजेशन होगा। अगर इसके पास m नंबर ऑफ कंस्टेंट है तो इसके पास m नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। तो m नंबर्स ऑफ नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स हैं। अगर इसके पास n नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स हैं तो इसके पास n नंबर ऑफ कंस्टेंट होंगे। मतलब पहला स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। यहाँ का कंस्टेंट यहाँ का वेरिएबल और यहाँ के जो वेरिएबल्स रहेंगे यहाँ के कंस्टेंट। मतलब ये अगर mn है तो ये nm आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट मेरा क्लियर करेक्ट है। सेकेंड क्या कह रहा है, प्राइमल अगर मैक्सिमाइजेशन का है तो डुअल मिनिमाइजेशन हो जाएगा। द डुअल इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन पे है ये, तो बोथ आर ट्रू। क्लियर ये थ्योरी पार्ट सबको? अब इसमें देखो, अब ये भी देखो सेम क्वेश्चन था, 2019 में भी सेम आया था, 2020 में भी सेम आया था, सिर्फ चेंज क्या किए थे वहां पे, पी क्यू क्या यूज किए थे कोएफिशिएंट, एक तो ए बी पी क्यू यूज किए थे, यहाँ पे कुछ और यूज किया, बाकी क्वेश्चन सेम है, सेम वही वेरिएबल है, नंबरिंग भी चेंज नहीं किया है। देखो z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट गिवन है, द डुअल ऑफ द अबो एलपीपी, w इज इक्वल टू py1 qy2। इसको तो डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग, ये यहीं से आ जाएगा, पहले इसका इनइक्वालिटी चेंज करना है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब डायरेक्ट बता सकते हैं ना, p इज इक्वल टू -3, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 नहीं 2 आएगा, पहले इसका इनइक्वालिटी चेंज करेंगे ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक तो इसी से बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, कि जिसमें -3 और 2 आएगा सिर्फ वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब अगर आर एस नहीं भी निकालोगे ना तब भी आ जाएगा। p-3 और q2 किस में दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, p इज इक्वल टू -3, q इज इक्वल टू 2, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर किसी और ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया होता 2, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, आर एस भी निकाल लेते हैं, तो सब पूरा मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आर एस मेरा क्या होगा, ये जो फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम से यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, इसको तो चेंज नहीं करना है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा मेरे पास, +1, और इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, या सॉरी ये -1 ही रहेगा, ये चेंज होके +1 हो जाएगा, तो मतलब -1 और +1, तो r इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और s इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये देखो, अब ये एक क्वेश्चन और डुअल का, मतलब 3 क्वेश्चन आया था डुअल प्रॉब्लम के, 2 थ्योरी का और एक ये वाला। इफ द डुअल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, कि अगर डुअल के पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो उसके प्राइमल के पास क्या होगा। स्टेटमेंट देखे थे कि अगर डुअल के पास अनबाउंडेड है तो प्राइमल के पास इनफिजिबल होगा, या फिर प्राइमल के पास अनबाउंडेड है तो डुअल के पास इनफिजिबल होगा। तो नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल लिखा हो या इनफिजिबल, दोनों एक ही चीजें होती है। क्लियर है सबको, कि अगर किसी भी एक के पास अगर अनबाउंडेड आ गया ना तो सेकेंड के पास इनफिजिबल होगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक के पास इनफिजिबल है तो दूसरे के पास अनबाउंडेड होगा, ये वन वे है, कि अगर किसी एक के पास अनबाउंडेड है ना तो सेकेंड के पास इनफिजिबल होगा। देखो, फॉर एनी प्राइमल प्रॉब्लम एंड इट्स डुअल, optimal value of objective function is same, optimal will have an optimal solution, sorry, primal will have an optimal solution if and only if dual does, both primal and dual cannot be infeasible, optimal solution does not exist। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसमें से, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ऑप्टिमल वैल्यू होगा ये सेम होगा। सेकेंड, सेकेंड वाला करेक्ट होगा। बोलो।
बोलो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसमें से? फॉर एनी प्राइमल प्रॉब्लम एंड इट्स डुअल, optimal value of objective function is same. Primal will have an optimal solution if and only if dual does. Both primal and dual cannot be infeasible. Optimal solution does not exist. बोलो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकेंड वाला करेक्ट है? करेक्ट होगा ना, अभी बोले ना हम लोग कि अगर प्राइमल के पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो उसके डुअल के पास होगा, अगर डुअल के पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो प्राइमल के पास होगा। तो इफ एंड ओनली कंडीशन, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड वाला ये हो सकता है, अभी मैंने बताया था कि पहला अनबाउंडेड है तो दूसरा इनफिजिबल होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पहला इनफिजिबल है तो दूसरा अनबाउंडेड होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर पहला इनफिजिबल है तो डुअल भी इनफिजिबल हो सकता है, सिर्फ अनबाउंडेड का इनफिजिबल के लिए है। तो बोथ प्राइमल एंड डुअल कैन नॉट बी इनफिजिबल, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये कह रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर अगर ये हो गए नहीं तो फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये तो सीधे सीधे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। क्लियर है ये? उसमें सेकेंड ऑप्शन दिया है बट स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सेम, ये भी सही है ये भी सही है, बट उसमें सिर्फ बी ऑप्शन दिया है, बट है दोनों करेक्ट। ये फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि इफ डुअल हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन प्राइम, मतलब इसका रिपीटेड वो है, ये पहले आया था, ये कब आया था 2017 में, तो 2018 में भी रिपीट हो। तो डुअल के पास अगर अनबाउंडेड है तो प्राइमल के पास नो फिजिकल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये नहीं हुआ था ना उस दिन। सपोज दैट द टू कंस्टेंट डू नॉट इंटरसेक्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसमें? अनबाउंडेड कैसे बोल सकते हैं? सपोज दैट टू कंस्टेंट डू नॉट इंटरसेक्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द फॉलोइंग क्या आएगा इसमें? इंटरसेक्ट नहीं कर रहा इसका मतलब वो थोड़ी ना फिजिबल रीजन नहीं आएगा, बस इतना बोल सकते हैं। देखो, सपोज दैट द टू कंस्टेंट डू नॉट इंटरसेक्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला तो ये करेक्ट होगा इसमें से, प्रॉब्लम इज इनफिजिबल है, क्योंकि दो कंस्टेंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं मिल रहे इसका मतलब उसमें कोई फिजिबल रीजन नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम इनफिजिबल है। और एक तो ये भी करेक्ट होगा कि वन ऑफ द कंस्टेंट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब ये होता है, इसका डेफिनेशन क्या है कि अगर एक ऐसा कंस्टेंट जिसको हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उसको रिमूव भी कर दूं ना, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिर भी सॉल्व हो जाता है। तो ये तो वन ऑफ द कंस्टेंट इज रिडंडेंट, तो एक तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट आएंगे।
जैसे बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, वैसे उसमें सिर्फ 1 ही दिया है लेकिन दोनों ट्रू आएगा, क्योंकि अगर कंस्टेंट नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि फिजिबल रीजन तो नहीं आएगा ना। फॉर एनी प्राइमल प्रॉब्लम एंड इट्स डुअल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइमल विल हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डस टू ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सेम, बोथ प्राइमल एंड डुअल कैन नॉट बी इनफिजिबल। ये अभी हम लोग देख के आए ना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से? हम्म, हेलो, अभी देख के आ रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसमें से? हेलो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना। प्राइमल विल हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली डुअल डज टू, उसका सेकंड स्टेटमेंट ये था, और ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सेम। थर्ड वाला कह रहा है कि दोनों इनफिजिबल नहीं हो सकते, जबकि हो सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या है अपने पास? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, 2 एंड 3। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। क्लियर है ये? सेट ऑफ फिजिबल रीजन इन ग्राफिकल सॉल्यूशन। ये देखो, अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया था वही बताना है कि इन ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड एलपीपी द रिडंडेंट कंस्टेंट इज 1। रिडंडेंट कंस्टेंट किसको बोलते हैं? हाँ, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? पहला देखो, पहला क्या बोल रहा है कि विच फॉर्म द बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन। ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर वो बाउंड्री कर रहा है, अगर मैं बाउंड्री को ही निकाल दूंगा तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट होगा? अगर मान लो ये किसी फिजिबल रीजन का बाउंड्री कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं बाउंड्री को अगर निकाल दूं तब भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ होता है? हमेशा बाउंड्री पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे ही होता है। तो ये तो होगा। इसका सिंपल क्या है? विच डजंट ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्ट